सभी का एनडीडी के वीकली राउंडअप में स्वागत करती हूँ। एक बार फिर हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की सही और सच्ची खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का राउंडअप। हाथरस में धार्मिक सत्संग के दौरान मची भगदड़ में अब तक 121 लोगों के मरने की खबर है। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मारे गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है और प्रशासन पर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि बिना किसी सुरक्षा प्रबंधन के इस तरीके की धार्मिक सत्संग को कराने की इजाजत कैसे दे दी गई। हाथरस में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के समागम में लाखों की संख्या में लोग आए थे, जिसे संभालने के लिए मौजूद प्रशासनिक व्यवस्था बेहद कमजोर थी। इतना ही नहीं, बाबा के आयोजकों ने मामले को छुपाने के भारी प्रयास किए। लोगों के बढ़ते गुस्से को देख सरकार ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज तो किया, लेकिन एफआईआर में बाबा का नाम शामिल नहीं किया। इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं घटना के बाद से आरोपी बाबा गायब है। बता दें कि आरोपी बाबा पर यौन शोषण समेत अन्य 5 मामले भी पहले से दर्ज हैं। मॉनसून की पहली बारिश ने सरकार के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। नालों और गटर की सफाई न होने के कारण पानी सड़कों और घरों में भर आया है। निकासी न होने के चलते दिल्ली के कई अंडरपासों को बंद करना पड़ा है। वहीं बारिश ने सरकारी इमारतों की मजबूती पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में पिछले 2 हफ्तों में अरबों पुलों के टूटने की खबर है। इतना ही नहीं, अयोध्या के राम मंदिर के छत टपकने की भी खबर है। इसी बीच दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के टर्मिनल की छत गिरने से 4 लोगों की मौत की खबर आई है। इसमें एक कैब चालक की भी मौत हुई है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ऐसे अब तक 11 लोगों के मरने की खबर है। नीट और नेट के पेपर लीक मामले पर छात्रों का लंबे समय से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। एनटीए को बैन कराने, पेपर लीक की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने और शिक्षा मंत्री और यूजीसी चेयरमैन की बर्खास्तगी की मांग लगातार छात्रों के बीच से उठ रही है। छात्रों के प्रदर्शनों के बीच यूजीसी नेट और बाकी परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया, जिसके बाद छात्रों ने पार्लियामेंट मार्च का आह्वान किया। छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बलपूर्वक पुलिस ने उन्हें पार्लियामेंट जाने से रोक लिया। क्रांतिकारी युवा संगठन ने इस संबंध में स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि बीते 7 सालों में 70 से अधिक पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, जिसमें कोचिंग माफिया और अधिकारियों की मिलीभगत साफ नजर आती है। इन मामलों में सरकार की चुप्पी इस भ्रष्टाचार को अघोषित रूप से समर्थन देती हुई दिखती है। शिक्षा और रोजगार के निजीकरण व बाजारीकरण को बढ़ावा देकर सरकार ने युवाओं की मांगों को नजरअंदाज किया है। संसद का विशेष सत्र समाप्त हो चुका है। 2 और 3 जून को लोकसभा और राज्यसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के दौरान सरकार को विपक्ष की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अग्निवीर, अल्पसंख्यक समुदायों पर हिंसा और नीट पेपर लीक पर संसद में सवाल किए। वहीं विपक्षी नेता अखिलेश यादव ने पेपर लीक, ईवीएम और उत्तर प्रदेश में विकास के खोखले वादों पर सरकार की तीखी आलोचना की। मणिपुर के सांसद बिमोल अखोईजाम ने मणिपुर हिंसा पर सरकार की आलोचना करते हुए सवाल पूछे, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर में शांति की बात कही। विरोध में विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए संसद से वॉकआउट किया। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर में अब तक 11,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें से 500 से अधिक गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने मणिपुर में हिंसा की घटनाएं कम होने की बात तो कही, लेकिन मणिपुर के जेल में बंद एक कैदी की याचिका पर हुई सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से यह बात स्पष्ट है कि मणिपुर की स्थिति अब भी खराब है।
मणिपुर में लुनखोंगम हाओकिप नाम के एक कैदी ने इलाज कराने की मांग को लेकर यह याचिका दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल अधिकारियों ने मेडिकल सहायता देने से बार बार इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट को आदेश दिया कि कैदी को मेडिकल जांच और इलाज तुरंत मुहैया कराया जाए और उसके लिए सारा खर्चा मणिपुर सरकार को उठाने के लिए भी निर्देश दिया है। मेडिकल रिपोर्ट 15 जुलाई तक कोर्ट में पेश करने का भी आदेश है। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने से पहले पीड़ित ने मणिपुर हाई कोर्ट में भी यह याचिका लगाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा था कि कुकी समुदाय के होने के कारण उसे अस्पताल नहीं ले जाया सकता है, क्योंकि ऐसा करने पर कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। देश भर में 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं। अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता पुराने कानूनों की जगह लेंगे। इन कानूनों को लेकर तमाम खेमों द्वारा सरकार को घेरा जा रहा है। बता दें कि बीते साल बड़ी संख्या में विपक्षी सांसदों को निलंबित कर ये कानून संसद में पास कर दिया गया था। इन कानूनों के दमनकारी चरित्र की आलोचना करते हुए वकीलों से लेकर पूर्व प्रशासनिकों, सामाजिक कानूनी कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतंत्र को खतरा बताया है। इसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। देश भर के बार एसोसिएशनों ने तीनों कानूनों पर संसद द्वारा व्यापक समीक्षा सहित देश भर में गहन चर्चा की मांग उठाई है। कानूनों के विरोध में पश्चिम बंगाल बार एसोसिएशन ने 1 जुलाई को काला दिवस मनाया। वहीं रेडिकल लॉयर्स एसोसिएशन ने इन संहिताओं को जन विरोधी, अलोकतांत्रिक बताया और इसकी उपयोगिता पर संसद व जनता के बीच चर्चा की मांग उठाई है। अडानी समूह से जुड़े बड़े मामले में अमेरिका के हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म को सेबी ने एक शो कॉज नोटिस भेजा है। जनवरी 2023 में जारी रिपोर्ट में अडानी समूह द्वारा शेयर में उछाल दिखाने, अकाउंटिंग धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह शो कॉज नोटिस भेजा गया है। फर्म ने कहा कि सेबी द्वारा भेजा गया ये नोटिस अडानी समूह द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को उजागर करने वाले लोगों को चुप कराने और डराने का प्रयास है। फर्म ने आरोप लगाया है कि सेबी ने अडानी को जनवरी 2023 की रिपोर्ट के प्रकाशन के तुरंत बाद ही गुप्त सहायता देना शुरू कर दिया था। इधर तमिलनाडु सरकार ने अडानी समूह और अन्य संस्थाओं से जुड़े करोड़ों रुपए के कोयला आयात घोटाले की जांच के लिए अनुमति दे दी है। डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ने कोयला आयात को लेकर जारी टेंडर शर्तों में अनियमितताओं के आरोपों की जांच शुरू की है। अडानी समूह पर आरोप है कि बिजली उत्पादन के लिए खरीदे गए निम्न स्तरीय कोयले को ऊंचे दामों पर बेचा गया, जिससे राज्य सरकार को काफी नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के एक मामले में सुनवाई करते हुए एनआईए को फटकार लगाई है। एनआईए ने कोर्ट में यूएपीए के मामले में 4 साल से बंद आरोपी को जमानत देने का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका का विरोध करने पर कहा कि न्याय का मजाक मत बनाइए। बता दें कि आरोपी व्यक्ति को मुंबई पुलिस ने फरवरी 2020 में कथित तौर पर पाकिस्तान से आने वाले नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था और यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन इसकी जांच पिछले 4 सालों से पूरी नहीं हुई है। उधर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट ऑफिस ने गुरुवार को भारतीय अधिकारियों से लेखिका अरुंधति रॉय और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के पूर्व प्रोफेसर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज मामलों को वापस लेने का आग्रह किया है। 2010 में दिए गए कथित तौर पर भड़काऊ भाषणों पर यह मामला दर्ज किया गया था। हाई कमिश्नर वॉल्कर टर्क ने इस संबंध में ट्वीट कर कहा कि सरकार के आलोचकों को चुप कराने के लिए आतंकवाद विरोधी कानूनों का उपयोग बेहद चिंताजनक है और इसका विरोध जरूरी है। पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या में नए टैक्स बिल को लेकर उग्र प्रदर्शन जारी है। जून में केन्या की संसद में पेश हुए विवादास्पद फाइनेंस बिल में पेट्रोल, डीजल समेत ब्रेड और सैनिटरी पैड के टैक्स को भी बढ़ा दिया गया। बढ़े हुए टैक्स के खिलाफ हजारों की संख्या में गुस्साई जनता संसद में घुस गई। उग्र प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति को मजबूरी में बिल वापस लेना पड़ा।
पुलिस की गोलीबारी और बर्बर दमन के चलते 40 के करीब लोगों की मौत की खबर है। वहीं 360 से अधिक लोग घायल हैं। केन्या में लोगों के विरोध को दमन करने के लिए सेना को तैनात कर दिया गया है और अब वहां गृह युद्ध के हालात बन गए हैं। केन्या इन दिनों कर्ज और महंगाई से जूझ रहा है, जिसके चलते देश के आर्थिक हालात बेहद खराब हैं। केन्या में अमेरिका की कठपुतली सरकारों के जनविरोधी नीतियों का लगातार विरोध हो रहा है। केन्या की जनता राष्ट्रपति विलियम रूटो पर पूंजीपतियों और अमेरिकी साम्राज्यवादियों के फायदे में काम करने का आरोप लगा रही है और उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। जाते जाते एक नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर। कर्नाटक सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विधेयक 2024 का मसौदा किया जारी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता को महिला व पुरुष को अवैध संबंध की शक पर सरेआम पीटने के जुर्म में किया गया गिरफ्तार। जेल से छूटने के बाद 4 जुलाई को हेमंत सोरेन ने ली झारखंड के मुख्यमंत्री की शपथ। भारी बारिश के बाद असम में बाढ़, 50 से अधिक लोगों की मौत, सरकार की तैयारियों पर उठ रहे हैं सवाल। इजराइल में सेना भेजने के खिलाफ नेपाल में हो रहा है विरोध, नागरिकों और संगठनों ने जारी की आपत्ति। ब्रिटेन के आम चुनावों में लेबर पार्टी की बड़ी जीत, कीयर स्टारमर्स बनेंगे नए प्रधानमंत्री। टीकाकरण के खिलाफ पंजाब के मोहाली में सफाई कामगारों, लुधियाना में रोडवेज कर्मचारियों और तेलंगाना में हेल्थ वर्कर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। पंजाब यूनिवर्सिटी में ठेकेदार के शोषण के खिलाफ मजदूरों ने किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर यौन हिंसा का आरोप लगाने वाली महिला ने संवैधानिक इम्यूनिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की अर्जी। थूथुकुडी में 13 एंटी स्टेराइल प्रदर्शनकारियों की मौत पर मद्रास कोर्ट ने कहा, गोलीबारी के आदेश देने वाली पुलिस अधिकारियों पर हत्या का मामला चलाया जाए। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में पत्रकारों की मौजूदगी पर लगाई रोक को खत्म करने के लिए लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन से की मांग। मेधा पाटकर को 2001 में दिल्ली के मौजूदा एलजीबीटी सक्सेना के डेफेमेशन के मामले में 5 माह के कारावास। लैंसेट पत्रिका में प्रकाशित शोध के मुताबिक भारत के 10 मुख्य शहरों में प्रतिवर्ष वायु प्रदूषण के कारण लगभग 33,000 लोगों की मौत। आज के राउंड अप में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह जनपक्षधर खबरों का ब्यौरा लेकर। तब तक एनडीडी न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।